ऑफ यू वेलकम बैक इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अमोघ नृत्य। आरआरबी के टेस्ट सीरीज हम चालू कर चुके हैं। ऑलमोस्ट ये हमारा 7th वीडियो है। तो ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिटेल में हम देख। इसमें अगर कुछ भी क्वेरी आपको होती है या कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फर्स्ट आरआरबी के प्रैक्टिस सीरीज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सबको हम क्वेश्चन के साथ साथ ही इन डिटेल डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो आइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, who introduced the principle of inheritance? इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल को किसने इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला ग्रिगोर मेंडल, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन और विलियम हार्वी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाज इंट्रोड्यूस, राइट आंसर है इसका ग्रिगोर मेंडल। क्या वो इसको हम ऐसे बोलते हैं, मेंडल्स थ्योरी, मेंडल्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम एंटोनी वॉन ल्यूवेन बात करें, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बात करें, जब भी सेल के डिस्कवरी की बात की जाती है, सेल के डिस्कवरी की बात की जाए, तो अगर लिविंग सेल की डिस्कवरी की बात की जाए तो लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। And Anthony von Leeuwenhoek is also known as father of microbiology, father of microbiology, और इनको ही फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप को डिस्कवर फर्स्ट टाइम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था और इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी। और अगर ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट सेल या फिर फर्स्ट डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, वाज डिस्कवर्ड बाय, तब आपका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। 1665 में फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने, फर्स्ट डेड सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था साइटोप्लाज्म का, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था सेल न्यूक्लियस का, सेल के न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया है ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया है। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल न्यूक्लियस को सबसे पहले ढूंढा था। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में हमने 3 चीजें देखी। सबसे पहले तो उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंट किया था, इसलिए फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं। अगर फर्स्ट सेल या फिर फर्स्ट डेड सेल की बात की जाए तो ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी यूज्ड फॉर? फोटोथेरेपी कौन से कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है? डायरिया के लिए, साइनोसिस के लिए, जॉन्डिस के लिए या फिर एक्जिमा के लिए? तो फोटोथेरेपी यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, स्पेशली इन न्यूबॉर्न्स, स्पेशली इन न्यूबॉर्न्स में किया जाता है। अगर देखिए फोटोथेरेपी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर न्यूबॉर्न फोटोथेरेपी की कौन सा स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, कौन सा स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है? तो याद रखना है भाई, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम फोटोथेरेपी की वजह से देखने को मिलता है, फोटोथेरेपी की वजह से ब्रोंज बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। और एक ड्रग होता है जिसकी वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को, ग्रे बेबी
सिंड्रोम। फोटोथेरेपी की वजह से ब्रोंज बेबी सिंड्रोम देखने को मिलेगा और एक ड्रग होता है की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। अगर हम डायरिया की बात करें, डायरिया की बात करें, देखिए डायरिया अडल्ट में कोज्ड बाय मोस्ट कॉमनली कोज्ड बाय E. coli. E. coli is most common cause of diarrhea in adult or diarrhea is most common cause of mortality and morbidity in under 5-year child. 5 साल से कम के बच्चों में मोर्टेलिटी मतलब डेथ और मॉर्बिडिटी मतलब डिसीज होने का मोस्ट कॉमन कॉज डायरिया है। इसके साथ ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि डायरिया एक तो हाइपोकेलिमिया करती है, डायरिया एक तो हाइपोकेलिमिया करेगी, पोटेशियम लेवल को कम करेगा और उसके साथ ही मेटाबॉलिक एसिड करता है। क्या करता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायरिया एक तो पोटेशियम लेवल को भी कम करेगा, दूसरा मेटाबॉलिक एसिड करेगा। अडल्ट में अगर डायरिया होता है तो मोस्ट कॉमन कॉज ई कोलाई है और लेस देन 5 ईयर चाइल्ड में डेथ का और डिसीज होने का मोस्ट कॉमन कॉज डायरिया है। ठीक है, साइनोसिस का मतलब होता है फ्लूइड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, फ्लूइड discoloration of skin due to oxygen deficiency, because of oxygen deficiency, eczema is also known as contact irritant डर्मेटाइटिस या फिर इसको कॉन्टेक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस या फिर एलर्जी को एक्जिमा को एलर्जिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, एलर्जिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं चारों के बारे में। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। देखिए जो डायरिया है, डायरिया में आपको मोस्ट कॉमनली याद रखना है कि डायरिया में फ्लूइड लॉस होता है। जहां जहां फ्लूइड लॉस होगा वहां पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी और जहां पोटेशियम होगा वहां पोटेशियम लॉस होगा, मतलब हाइपोकेलेमिया देखने को मिलने वाला है। हाइपोकेलेमिया तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन डायरिया में फ्लूइड लॉस हो रहा है, भूख कम लग रहा है, ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट की बजाय फैट से ग्लूकोज बनेगा, फैट से ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा, जिसकी वजह से एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड बनेगा। और जब भी फैटी एसिड बनेगा तो ब्लड में एसिड लेवल बढ़ेगा और मेटाबॉलिक एसिड देखने को मिलेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि डायरिया में हाइपोकेलेमिया के साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। अदरवाइज जब हाइपोकेलेमिया होगा, जब हाइपोकेलेमिया होगा, मैं डायरिया के अदर कंडीशंस की बात कर रही हूँ। अगर डायरिया के अलावा जो भी कंडीशंस होते हैं तो हाइपोकेलेमिया इज ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। समझ रहे हैं क्या इस चीज को कि अगर जब भी पोटेशियम की कमी होती है, हाइपोकेलेमिया होता है, तो हाइपोकेलेमिया अपने साथ मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस को लीड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लें, फॉर एग्जांपल वुंड इरिगेशन हुआ है ना, वुंड इरिगेशन हुआ है, तो वुंड इरिगेशन की वजह से फ्लूइड लॉस होगा और फ्लूइड लॉस के साथ साथ पोटेशियम की कमी देखने को मिलेगा, हाइपोकेलेमिया होगा। और हाइपोकेलेमिया के साथ साथ हमें देखने को मिलने वाला है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। लेकिन एकमात्र डायरिया एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, डायरिया एक एक्सेप्शनल कंडीशन है जहां पर हाइपोकेलेमिया तो देखने को मिलेगा, लेकिन हाइपोकेलेमिया इज एक्कम्पनीड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि डायरिया में हाइपोकेलेमिया के साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है।
जबकि नॉर्मली जब भी हाइपोकैलेमिया होगा तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। दूसरा है हमारा साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। जॉन्डिस हमने क्या देखा कि जॉन्डिस अगर न्यूबॉर्न्स में फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा है जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए, तो एक स्किन कंडीशन देखने को मिलता है जिसको ब्रोंज बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो स्किन है वो ग्रे ब्राउन कलर का हो जाता है, ग्रे ब्राउन कलर का हो जाता है। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम जो कि फोटोथेरेपी की वजह से देखने को मिलता है। एक और स्किन कंडीशन देखने को मिलता है, एक और स्किन कंडीशन देखने को मिलता है अगर चाइल्ड क्लोरामफेनिकोल के ट्रीटमेंट पर हो। क्लोरामफेनिकोल वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है, वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है। ये क्या करता है, बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, बोन मैरो को सप्रेस कर देता है। बोन मैरो सप्रेशन की वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। क्यों? क्योंकि ब्लड का प्रोडक्शन कम होगा, डिक्रीज्ड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम होगा, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा। और जब डिक्रीज्ड आरबीसी होंगे तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज्ड ऑक्सीजन होगा, और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी चाइल्ड कैसा दिखने लगेगा, ग्रे कलर का दिखने लगेगा। उसी को कहते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम, जो कि क्लोरामफेनिकोल का वन ऑफ द साइड इफेक्ट है। तो ये याद रखना है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम कहाँ देखने को मिलता है, क्लोरामफेनिकोल टॉक्सिसिटी है जो कि वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। और ब्रोंज बेबी सिंड्रोम कहाँ देखने को मिलता है, फोटोथेरेपी में, जो कि जॉन्डिस के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक्जिमा है। एक्जिमा कुछ भी नहीं है, अगर साधारण लैंग्वेज में देखें तो एक्जिमा वन टाइप ऑफ एलर्जिक डर्मेटाइटिस। एलर्जी की वजह से स्किन डर्मिस के इन्फ्लेमेशन को एलर्जी एक्जिमा कहते हैं, और उसका स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कॉन्टेक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस। इसके ट्रीटमेंट के लिए एलर्जन से दूर रहना पड़ता है, यही परमानेंट ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज। म्यूकस में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है आपके पास लुमुलिन, लुमिन, मायोसिन, ग्लूटेन और म्यूसिन। म्यूकस में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? राइट आंसर है हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जी। देखिए ये जो म्यूकस है, म्यूकस जो है, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाई से म्यूकस रिलीज होता है। ब्रोंकाई में जो सेल रिलीज करता है म्यूकस, उसका नाम है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाई से म्यूकस रिलीज होता है, और जो म्यूकस रिलीज करने वाला सेल है उसका नाम है गॉबलेट सेल। अगर मैं इंटेस्टाइन की बात करूं, इंटेस्टाइन की बात करूं तो इंटेस्टाइन में भी म्यूकस रिलीज करने वाले सेल का नाम है गॉबलेट सेल। ठीक है, अल्टीमेटली म्यूकस रिलीज बाय गॉबलेट। अगर मैं स्पेसिफिकली स्टमक की बात करूं, स्टमक की बात करूं तो स्टमक में म्यूकस इज रिलीज्ड बाय वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल जिसका नाम है म्यूकस नेक सेल। अगर पर्टिकुलरली स्टमक की बात की जाए तो स्टमक में म्यूकस रिलीज करने के लिए स्पेसिफाइड सेल होते हैं, का नाम है म्यूकस नेक सेल, म्यूकस रिलीज करते हैं। बाकी इंटेस्टाइन और ब्रोंकाई में म्यूकस इज रिलीज्ड बाय गॉबलेट सेल। अब ये जो म्यूकस रिलीज हो रहा है, इस म्यूकस में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है म्यूसिन प्रोटीन, म्यूसिन प्रोटीन। ठीक है, ये हमने देख लिया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ब्रोंकाइटिस हुआ है, ब्रोंकाइटिस अगर हुआ है तो ब्रोंकाइटिस के डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ब्रोंकाइटिस की डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो ब्रोंकाइटिस के डायग्नोसिस, ब्रोंकाइटिस में हो क्या रहा है, जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई इन्फ्लेम हो गया, और इन्फ्लेमेशन से म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए एयरवे नैरो हो गया है। तो ब्रोंकाइटिस में जो गॉबलेट सेल्स हैं
गॉबलेट सेल्स के थिकनेस को मेजर किया जाता है। गॉबलेट सेल्स के थिकनेस को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रीड इंडेक्स। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रीड इंडेक्स कौन से डिसीज का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। रीड इंडेक्स कौन से डिसीज का डायग्नोस्टिक टेस्ट है? तो रीड इंडेक्स ब्रोंकाइटिस का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें गॉबलेट सेल्स की थिकनेस मेजर की जाती है, थिकनेस मेजर की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ग्लूटेन। ग्लूटेन क्या है? एक डिसीज होता है माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जिसमें चाइल्ड को ग्लूटेन से एलर्जी होता है। ग्लूटेन से एलर्जी होता है। ग्लूटेन कहाँ कहाँ मिलता है? ग्लूटेन कहाँ कहाँ मिलता है? स्पेसिफिकली अगर मैं नाम दूं तो एक निमोनिक है, एक निमोनिक है जहां पर ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। P फॉर बैरली, R फॉर राई, O फॉर ओट्स एंड W फॉर व्हीट। तो स्पेसिफिकली ये फोर सीरियल्स हैं। स्पेसिफिकली ये 4 सीरियल्स हैं जिसमें ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। इसलिए जिस भी चाइल्ड को ग्लूटेन से एलर्जी है उन्हें व्हीट खाने के लिए मना किया जाता है। स्पेसिफिकली व्हीट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ये क्वेश्चन है कि ग्लूटेन किस में होता है। इस व्हीट में, व्हीट के अलावा भी ये 3 अलग से सीरियल्स हैं जो कि ग्लूटेन एलर्जिक चाइल्ड को नहीं दिया जाता है। ग्लूटेन एलर्जी है या फिर जिसको माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, उसका मैनेजमेंट क्या करना है कि दीज फूड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सिंपली यही इसका मैनेजमेंट है कि ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट इज टू बी अवॉइडेड। अवॉइड ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट, अवॉइड ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट को अवॉइड कर देंगे। तो फिर देंगे क्या इसको जिसमें ग्लूटेन नहीं है? जैसे कि मिल्क, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, मिलेट्स दे सकते हैं और साथ में एग है। ये चीजें हमें देना है और ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट को अवॉइड करना है ऐसे चाइल्ड जिसको एलर्जी या फिर जिसको माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। इसी का दूसरा नाम है बहुत ही फेमस जो कि अक्सर लोगों को डरा देता है, सीलियक डिसीज। सीलियक डिसीज पूछा यह जाता है कि सीलियक डिसीज में डाइट कौन सा डाइट दिया जाएगा। सीलियक डिसीज में कौन सा डाइट दिया जाएगा? तो सीलियक डिसीज में ग्लूटेन फ्री डाइट दिया जाएगा। ठीक है, सीलियक डिसीज में ग्लूटेन फ्री डाइट दिया जाएगा क्योंकि सीलियक डिसीज में, डिसीज का मतलब होता है कि ऐसे चाइल्ड जिसमें ग्लूटेन से एलर्जी होती है। किसी को माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं, किसी को ग्लूटेन एलर्जिक चाइल्ड कहते हैं। सीलियक डिसीज इसका स्टैंडर्ड नाम है। ठीक है, बढ़े हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of family comes under the male head of the family possessing all power? मतलब ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें हेड मेल होता है, तो सब सारे पावर को कंज्यूम करता है, जिसमें मेल हेड होता है, उस फैमिली का नाम क्या है? मैट्रियार्कल फैमिली, जॉइंट फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। तो ऐसे फैमिली जिसमें हेड मेल होता है इसको कहते हैं पैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जिसमें मेल हेड होता है उसको बोलते हैं मैट्रियार्कल फैमिली और जिसमें फीमेल हेड होती है, जिसमें फीमेल या फिर मदर हेड होती है उसको बोलते हैं मैट्रियार्कल फैमिली। मैट्रियार्कल फैमिली, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि जिसमें फीमेल हेड होती है उसको मैट्रियार्कल फैमिली और जिसमें मेल हेड होता है उसको पैट्रियार्कल फैमिली। अच्छा, फैमिली की बात है तो 2 टाइप के और स्पेशल फैमिली होते हैं, देख लेते हैं। एक होता है ब्लेंडेड फैमिली, ब्लेंडेड फैमिली, और एक होता है एक्सटेंडेड फैमिली।
एक्सटेंडेड फैमिली। ये आरआरबी है, आरआरबी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। ब्लेंडेड फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली, देखिए जो ब्लेंडेड फैमिली ये हमारे यहाँ तो नहीं होता, ये फॉरेन में होता है। फॉरेन में होता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ब्लेंडेड फैमिली का मतलब होता है जिसमें एक तो न्यूक्लियर फैमिली होता है और न्यूक्लियर फैमिली के साथ ही चाइल्ड ऑफ प्रीवियस स्पाउस, प्रीवियस स्पाउस मतलब जो दूसरे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है और दूसरी फीमेल को वाइफ बना लिया है, तो इस वाइफ के भी जो चाइल्ड हैं और इस वाइफ के भी जो चाइल्ड हैं, ये सभी एक ही फैमिली में रह रहे हैं, तो ऐसे फैमिली को बोलते हैं ब्लेंडेड फैमिली। इसलिए मैंने बोला कि ये हमारे यहाँ तो देखने को नहीं मिलता है, फॉरेन में देखने को मिलता है। ऐसे फैमिली जिसको हम बोलते हैं ना कि स्टेप मदर, स्टेप मदर एंड फादर प्लस चाइल्ड साथ में रह रहे हैं, इस फैमिली को बोलते हैं एक्सटेंडेड ब्लेंडेड फैमिली। अभी ये एक्सटेंडेड फैमिली क्या है? एक्सटेंडेड फैमिली मतलब एक मूवी देखी होगी चुपके चुपके, चुपके चुपके में चाचा चाची मामा मामी दादा दादी सब एक साथ रहते हैं, तो ऐसे फैमिली जिसमें बियॉन्ड द न्यूक्लियर फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनको बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। अदर देन न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली living with आंटी एंड अंकल, ना, जिसमें चाचा चाची मामा मामी भी साथ में रह रहे हो, ऐसे फैमिली को बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। और ऐसे फैमिली जिसमें प्रीवियस स्पाउस के भी चाइल्ड साथ में रह रहे हो उसको बोलते हैं ब्लेंडेड फैमिली, ठीक है। तो ये दो स्पेशल टाइप ऑफ फैमिली है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। पेट्रियार्कल फैमिली समझ में आ गया आपको, फीमेल हेडेड। पेट्रियार्कल फैमिली समझ में आ गया, मेल हेडेड। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जिसमें मदर फादर है, मदर फादर एंड देयर चाइल्ड ओनली। और जॉइंट फैमिली में ये तीनों तो हैं ही, मदर फादर, इसके अलावा एडिशन में ग्रैंड मदर एंड फादर भी है, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, ये है जॉइंट फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेथड ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल बाय एनकरेजिंग हिम टू डिस्कवर द रीजन फॉर हिज बिहेवियर। साइकेट्रिक से क्वेश्चन आ गया है, एक मेथड का नाम पूछा है जिसमें इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं इस चीज के लिए, टू डिस्कवर द रीजन फॉर हिज बिहेवियर, कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, इसके रीजन को कौन से मेथड में देखा जाता है। क्या है पहला ऑप्शन है बिहेवियर थेरेपी, कहते हैं इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, क्राइसिस इंटरवेंशन या फिर कॉग्निटिव थेरेपी। द मेथड ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल by encouraging him to discover the reason for his behavior is called, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल थेरेपी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में हम पर्सन की हेल्प करते हैं टू डिस्कवर द रीजन फॉर हिज बिहेवियर, कि वो प्रेजेंटली ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूं जो आपने सुन के रखा होगा। हिप्नोसिस, हिप्नोसिस वन ऑफ द फेमस टाइप ऑफ इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है, जिसमें हम पेशेंट को सुपर कॉन्शियस लेवल में हम नहीं बोल सकते, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन पेशेंट को सुपर कॉन्शियस लेवल में लेकर के जाता है, इसी को सजेशन थेरेपी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी, हिप्नोसिस क्वेश्चन भी इससे पहले की क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया हुआ है। सजेशन थेरेपी कहते हैं सुपर कॉन्शियस लेवल में लेकर के जाते हैं और इसको पेशेंट इज लाइक आर्टिफिशियल सडेशन, इंड्यूस्ड सडेटिव मोड में पेशेंट रहता है। इसके अलावा एक दूसरा होता है एब रिएक्शन थेरेपी, ये भी वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल थेरेपी है, एब रिएक्शन थेरेपी। एब रिएक्शन थेरेपी में बाय द यूज ऑफ टॉक, बातें करके
पर्सन के अंदर की इमोशंस को बाहर निकाला जाता है, इट इज यूज्ड इन पीटीएसडी, पीटीएसडी में यूज किया जाता है। क्राइसिस इंटरवेंशन, क्राइसिस इंटरवेंशन अगर पेशेंट के साथ कुछ दुर्घटना हो गया तो वहां पर यूज करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी, इसका पूरा नाम है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वाज गिवन बाय मिस्टर टेक। मिस्टर टेक ने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया था। इसमें यूजफुल टॉक्स के थ्रू बिहेवियर को चेंज किया जाता है। यूजफुल टॉक्स के थ्रू बिहेवियर को चेंज किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि सीबीटी का पर्पस क्या होता है। अगर सीबीटी का पर्पस पूछे तो पर्पस है हेल्पिंग इंडिविजुअल टू डिस्कवर his or her dysfunctional thoughts, dysfunctional thoughts। सीबीटी का पर्पस अगर पूछे, सीबीटी का या फिर कॉग्निटिव थेरेपी या सीबीटी का अगर पर्पस पूछे, इसका पर्पस होता है हेल्पिंग इंडिविजुअल टू डिस्कवर हिज और हर डिसफंक्शनल थॉट्स। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। डिसफंक्शनल थॉट्स ये मिलता जुलता है। देखिए सीबीटी का पर्पस क्या है, टू हेल्पिंग इंडिविजुअल टू एग्जामिन हिज और हर डिसफंक्शनल थॉट्स। और इंडिविजुअल थेरेपी की बात करें तो इंडिविजुअल थेरेपी का पर्पस क्या है, हेल्पिंग इंडिविजुअल टू look reason for his behavior, to identify reason for his behavior। अपने बिहेवियर के लिए रीजन ढूंढने में जब हेल्प करते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। और पेशेंट को जब हेल्प करते हैं कि उसके एबनॉर्मल थॉट्स को वो पहचाने कि वो एबनॉर्मली क्यों थिंक कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सीबीटी। तो ये दोनों ही चीजें याद रखनी है। सीबीटी का पर्पस है हेल्पिंग इंडिविजुअल टू डिस्कवर his or her dysfunctional thoughts, और इंडिविजुअल साइकोथेरेपी का पर्पस है हेल्पिंग इंडिविजुअल टू डिस्कवर रीजन फॉर हिज बिहेवियर। ठीक, समझ आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये बिहेवियर थेरेपी का एक एग्जांपल आपने देखा होगा, बिहेवियर थेरेपी सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली इट इज यूज्ड फॉर फोबिया। फोबिया में मोस्ट कॉमनली इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, which one of the following is a tentative answer, tentative answer to a research question। सबसे क्वेश्चन है से कौन सा एक रिसर्च क्वेश्चन का टेंटेटिव आंसर होता है। टेंटेटिव मतलब हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए, टेंटेटिव टेम्पररी आंसर होता है। ऑब्जेक्टिव्स, वैलिडिटी, हाइपोथेसिस और ऑपरेशनल डेफिनेशन। रिसर्च क्वेश्चन का टेंटेटिव आंसर, राइट आंसर है हमारा हाइपोथेसिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथेसिस। देखिए अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस का डेफिनेशन ही होता है, एक तो हम इसे बोल सकते हैं इट एग्जामिन रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को जो बताता है उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। अब ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल भी हमने इससे पहले देखा हुआ है। वेरिएबल कुछ भी नहीं है, वेरिएबल इज ओनली कैरेक्टर, कुछ भी कैरेक्टर, चाहे वो हाइट हो या वेट हो या कलर हो या मोटिवेशन हो, कुछ भी, किसी भी टाइप के कैरेक्टर को वेरिएबल कहते हैं। दो या दो से अधिक वेरिएबल, जैसे कि एग्जांपल के तौर में हम देख लें कि भाई इंक्रीज्ड प्रोटीन डाइट हेल्प टू इंक्रीज वेट,
तो ये प्रोटीन एक वेरिएबल है और वेट एक वेरिएबल है। अगर हम प्रोटीन को बढ़ाएंगे तो वेट भी बढ़ेगा। इसका मतलब प्रोटीन कैसा है, प्रोटीन इंडिपेंडेंट है, प्रोटीन इंडिपेंडेंट है और वेट प्रोटीन पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? और साधारण सी बात है कि भाई प्रोटीन खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, मतलब वेट डिपेंड करता है प्रोटीन पर, इसलिए इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और प्रोटीन को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब कुछ भी नहीं है, ये ओनली कैरेक्टर्स है। तो एक, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स के रिलेशन को बताने वाले को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हाइपोथेसिस का एक डेफिनेशन। रिसर्च में हम क्या देखते हैं, रिसर्च में हम यही तो देखते हैं कि हम एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरे पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मतलब टेंटेटिव आंसर देखते हैं कि प्रोटीन डाइट बढ़ा रहे हैं तो वेट कम होगा या बढ़ेगा, कितनी स्पीड से बढ़ा सकते हैं, मतलब जो हमारा रिसर्च का क्वेश्चन है उसके आंसर को बताना, आंसर को डिस्कवर करने को ही तो हम रिसर्च कहते हैं। और वो जो आंसर ढूंढने का काम है वो करता है हाइपोथेसिस। तो इसको हम और भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेंटेटिव आंसर फॉर रिसर्च क्वेश्चन, टेंटेटिव आंसर फॉर रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन है यहाँ पर वेरिएबल बिटवीन, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। तो हाइपोथेसिस को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आपको याद। ऑब्जेक्टिविटी मतलब पर्पस होता है किसी भी चीज के, पर्पस। वैलिडिटी, वैलिडिटी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने दो चीजें देखी होगी, एक होता है वैलिडिटी, वैलिडिटी, और एक होता है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है करेक्टनेस, करेक्टनेस और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एनीथिंग, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एनीथिंग। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है रिलेशन और मोर वेरिएबल। आपने पीआर यादव की बुक में देख लिया कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है यस रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। टारगेट हाई में देख लिया कि हाँ रिलेशन और मोर वेरिएबल। तो आपको क्या ट्रस्ट हो गया कि हाँ एग्जैक्टली हाइपोथेसिस का मतलब यहाँ पर ये होता है। तो वैलिडिटी का मतलब वही होता है कि जहां पर आपको सही, अप्रोप्रिएट, करेक्ट आंसर मिले उसको बोलते हैं कि ये वैलिड है। वैलिडिटी का मतलब है अप्रोप्रिएटनेस और करेक्टनेस ऑफ एनीथिंग। रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी। अगर हम जनरल लैंग्वेज में तो रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि गिविंग गिविंग सेम रिजल्ट, गिविंग सेम रिजल्ट मल्टीपल टाइम्स, गिविंग सेम रिजल्ट मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए वेट मशीन आपने लिया है, वेट मशीन हर बार एक ही वेट बता रहा है, एक पर्सन का हर बार एक ही वेट बता रहा है, तो ये उस मशीन की रिलायबिलिटी है कि वो सही वेट बता रहा है। इस चीज को बोलते हैं रिलायबिलिटी। दोनों में कंफ्यूज नहीं। ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब होता है कि रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करने वाली चीज। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following is not a type of back massage? बैक मसाज का कौन सा एक टाइप नहीं है? Which one of the following is not a type of back massage? टेपिंग, सोकिंग, पैट्रिसेज और एफ्लूरेज। तो एफ्लूरेज भी होता है, पैट्रिसेज भी होता है और टैपिंग भी होता है। राइट आंसर है हमारा सोकिंग, ऑप्शन नंबर बी। सोकिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैक मसाज। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ मच पॉपुलेशन इज यूजुअली कवर्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? सीएचसी, सीएचसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सीएचसी कितना पॉपुलेशन कवर करती है, एक सीएचसी पॉपुलेशन कवर करती है। पहला ऑप्शन है हमारा 30,000 टू 50,000, 50,000 टू 70,000, 80,000 टू 1,20,000, 1,20,000 टू 1,90,000। एक सीएचसी 80 टू 1,20,000 पॉपुलेशन कवर करती है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम सीएचसी की बात करें तो सीएचसी के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट
याद रखना, CHC इज फर्स्ट रेफरल यूनिट, CHC इज फर्स्ट रेफरल यूनिट। कोई भी पेशेंट फर्स्ट टाइम रेफर होकर के CHC में आता है। दूसरी चीज याद रखना है कि CHC में 80,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन, ठीक है। CHC में बेड स्ट्रेंथ, पूरी चीजें देख लेते हैं हम CHC के बारे में, जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। CHC में बेड स्ट्रेंथ 15 होते हैं, और अगर स्टाफ की बात करें तो स्टाफ 30 होते हैं, 30 स्टाफ होते हैं। आपको याद रखना है कि इट इज फर्स्ट रेफरल यूनिट, और दूसरा है कि इसका पॉपुलेशन ये 80,000 to 1,20,000 कवर करती है। अगर हम PHC की बात करें, PHC के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम एक कोई भी पेशेंट हो, स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेग्नेंट लेडी के बारे में, तो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी मीट्स मेडिकल ऑफिसर इन, देखिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी मीट मेडिकल ऑफिसर इन, प्रेग्नेंट लेडी सबसे फर्स्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर से कहाँ मिलती है? CHC में, CHC में, सब सेंटर में, या फिर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में। एक दूसरा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है PHC। क्यों इसका राइट आंसर PHC है? क्योंकि सब सेंटर में कोई भी मेडिकल ऑफिसर नहीं होता है। सब सेंटर में सिर्फ 3 मल्टीपर्पज वर्कर होते हैं, एक फीमेल हेल्थ वर्कर, एक मेल हेल्थ वर्कर, और एक 4th ग्रेड असिस्टेंट। फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर PHC में होता है। सबसे पहले डॉक्टर से मुलाकात पेशेंट का CHC में होता है, जो कि मेडिकल ऑफिसर होते हैं, और CHC इज फर्स्ट रेफरल। अच्छा, PHC कितना पॉपुलेशन कवर करती है? PHC कवर करती है 20,000 to 30,000 पॉपुलेशन, और सब सेंटर की बात करें तो 3,000 to 5,000 पॉपुलेशन। ये बार बार पूछा जाता है ना, तो ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच ADP phosphorylated by PI means an inorganic phosphate to ATP in the electron transport chain is known as, एक प्रोसेस का नाम पूछा है जिसमें ADP अल्टीमेटली ATP में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ऑक्सीजनेज कहते हैं, ऑक्सीडेज कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं, या फिर हाइपर ऑक्सीडेज कहते हैं। जब ATP में कन्वर्ट होता है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस का नाम होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर C, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। नेक्स्ट देखिए, व्हिच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बहुत इजी क्वेश्चन है, नेफ्रॉन। राइट आंसर है इसका नेफ्रॉन। और CNS का फंक्शनल यूनिट, CNS का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन। CNS का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन और किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। नेक्स्ट देखिए, कोलकाता सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक, का क्वेश्चन है ये, ऑफ द रिवर। कोलकाता सिटी कौन से रिवर के किनारे पर है? हुगली, गोमती, कृष्णा और सुतली। राइट आंसर है हमारा हुगली। नेक्स्ट जीके का ही क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? इंडिया के नेपोलियन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, या फिर कृष्णा देव राय को? राइट आंसर है इसका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास के लिए इतना ही।
आगे के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।